हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका AIB 19 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए थे इसके 1 से लेकर 51 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आज आपका आगे का पार्ट है। इसके अंदर हम आगे वाले आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये PDF आपकी इंग्लिश में रहेगी। ठीक है, मैं आपको इसको डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी क्वेश्चंस। AIB का एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है ये आपका। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आपका। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 सेज अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, सेक्शन 15 की हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के 1955। द डिवोर्स पर्सन टू मैरी अगेन। इन्होंने कहा कि एक जो डाइवोर्स पर्सन है आपका, जिसका हमारा तलाक हो गया है, ऐसा व्यक्ति दोबारा कब मैरिज कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका तलाक हो गया है, वो दोबारा आपका कब मैरिज कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका हम देखते हैं। ये क्वेश्चन ना वैसे आपका हटा दिया गया था। इसके अंदर वैसे आपका देखा जाए कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपका डिसीज़न आ गया है, कोर्ट की जब आपकी डिग्री आ गई है इस बात की, डिवोर्स की, उसके बाद अगर आपके पास अपील का अधिकार है, अभी तक अपीलिंग का अधिकार है आपका, तो जब तक वो अधिकार है आपका, तो आप वो टाइम जब तक निकल ना जाए, अपील का टाइम जब तक आपका है, ठीक है, तब तक आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं, मैरिज अगेन नहीं कर सकते। वो सेकंड केस है अगर आपके पास अपील का अधिकार है ही नहीं। अगर कोई अपील का अधिकार नहीं है तो आप डिसीजन आने के बाद शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपील का अधिकार है, तो जब अपील के अधिकार में क्या होगा आपका, जब आपका टाइम ऑफ अपीलिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप मैरिज कर सकते हैं, सेकंड मैरिज आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो स्टूडेंट्स के अंदर आपका आंसर इसके अंदर गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका AIB ने रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। आरती एंड राजेश, आरती और राजेश आपके दो पर्सन है, हैव मैरिड फॉर 5 years, जो 5 साल से क्या है आपके मैरिड है। ठीक है, ओवर टाइम आरती हैज़ बीन सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस क्रुएल्टी, उसके साथ क्रूरता का आपका ऑफेंस हो रहा था, क्रुएल्टी उसके साथ हो रही थी, जो कि उसके साथ राजेश कर रहा था। विच हैज़ लीड टू इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रेस, जिसके कारण क्या हुआ, आरती के साथ हुआ इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस। ठीक है, उसको इमोशनली हर्ट हुआ और मेंटली उसको हर्ट हुआ। आरती डिसाइड टू फाइल अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 13(1) सब क्लोज 1A, ठीक है, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो विच ऑफ द, इसमें से कौन सा आपकी स्टेटमेंट ट्रू है इसके रिगार्डिंग। अगर उसको क्रुएल्टी के लिए आपको फाइल करना है केस, तो इसमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर सही है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ। आरती कैन सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एज लॉन्ग एज शी प्रूव मेंटल फिजिकल क्रुएल्टी। जैसे उसने आपकी मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी को साबित कर दिया, तभी हम मान लेंगे कि उसका क्या है, डिवोर्स ऑफ ये ग्राउंड बन जाता है क्रुएल्टी आपका डाइवोर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे उसने प्रूव किया आपका कि उसका मेंटल क्रुएल्टी हुई है, हम मान लेंगे कि उसका डाइवोर्स का ही ग्राउंड आपका बन गया है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन मैटर वेयर दया भागा इज साइलेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हिंदू लॉ के अंदर आपके 2 क्लासेस होती हैं। हिंदू लॉ में आपके 2 क्लासेस है, एक मिताक्षरा है और एक आपके दया भागा। ये 2 आपके स्कूल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जिस मैटर पे आपका दया भागा साइलेंट है, दया भागा जहाँ पे साइलेंट है, जो स्कूल दया भागा स्कूल है वो अगर साइलेंट है, तो हम वहाँ पे क्या प्रिवेल करेगा, तो स्टूडेंट वहाँ पे आपका मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निशा एंड आकाश आर सेपरेटेड। निशा और आकाश क्या थे, अलग रह रहे थे। दे बोथ सीक
कस्टडी ऑफ देयर माइनर चाइल्ड। वो दोनों चाहते थे कि उनको क्या मिल जाए, माइनर चाइल्ड की। 1 सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है। निशा और आकाश आपके सेपरेटेड रहते थे, अलग अलग रहते थे, और वो चाहते थे कि उनको माइनर चाइल्ड की कस्टडी मिल जाए, जिसका नाम था आरव। निशा हैज़ बीन द प्राइमरी केयर टेकर while Akash claimed that he can provide better financial stability for Arav। निशा ने कहा कि भाई मैं इसकी प्राइमरी केयर टेकर हूँ, ठीक है। कहते हैं ना कि जब बच्चा आपका 6 ईयर्स का बच्चा होता है तब तक वो उसका मदर ही उसकी केयर टेकर होती है, गार्डियन होती है, ठीक है। उसकी गार्डियन मदर को ही माना जाता है। आफ्टर 6 ईयर या तो फादर पास रहेगा वो या फिर उसके मदर पास रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट हम डिसाइड कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि मदर कहती है कि प्राइमरी केयर टेकर मैं हूँ तो बच्चा मेरे पास रहेगा। आकाश ने कहा कि मैं उसको अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता हूँ तो बच्चे को मेरे पास रहना चाहिए। दे बोथ अप्रोच द कोर्ट, वो दोनों ने कोर्ट के पास अप्रोच किया अंडर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। गार्डियंस और वार्ड्स एक्ट के अंदर 1890 के अंदर उन्होंने दोनों ने आपकी कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड मांगी। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर विल बी काउंट प्राइमरली कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द कस्टडी ऑफ अदर। तो हम क्या ग्राउंड्स पे आपके बच्चे की कस्टडी दे देंगे, ठीक है। बच्चे की कस्टडी किस ग्राउंड में देंगे, तो आपका लास्ट सेक्शन जो है इसका एक्ट का, ठीक है, वो कहता है कि वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि जहाँ पे भी बच्चे की वेलफेयर होगी और जो भी बेस्ट इंटरेस्ट होगा बच्चे का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टडी देंगे। तो ये आपका लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बच्चे की कस्टडी देंगे। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स में क्या है आपके, ये आपके कुछ केस है या स्पोकन वर्ड्स वाले कुछ टर्म्स लिखी हुई है आपकी, उसके वो किससे रिलेटेड है ये हमको बताना है आपका, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या, स्पोकन वर्ड्स दीपिका वर्सेस CAT केस, साइलेंस, देन आर्श कौर वर्सेस करतार सिंघा, और देन सायरा बानो बेगम, ठीक है। तो सायरा बानो बेगम आपको किससे रिलेटेड है, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है या मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो सायरा बानो बेगम आपका है मेंटेनेंस से रिलेटेड, ठीक है। सायरा बानो बेगम मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो हमें देखना है ई का आंसर आपका 6 होना चाहिए, ई का आंसर 6 होना चाहिए। ई का आंसर आपका 6 इन तीनों केस में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट इसका आंसर आपका ये है, ए का 3rd, मैं बता देती हूँ आपको, ए का 3rd, बी का 4, साइलेंस, सुन्नतकुल, क्वाल, ठीक है, एंड डी का आपका रह गया, डी का है आपका 2, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 57 टॉक्स अबाउट फातिमा अ मुस्लिम वूमेन। फातिमा कौन है, एक आपकी मुस्लिम वूमन है, हैव बीन डाइवोर्स बाय हस्बैंड, जिसको अपने हस्बैंड इमरान से क्या मिला है, डाइवोर्स मिल गया है। किससे मिला, तलाक से, ठीक है। फातिमा इज़ नाउ सीइंग मेंटेनेंस, अब वो चाहती है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। मेंटेनेंस कौन दे उसको, इमरान दे। इमरान उसको मेंटेनेंस दे ही दे, साथ में उसके जो 2 माइनर चिल्ड्रन हैं उनको भी क्या दे, मेंटेनेंस दे। ईरान आर्ग्यू दैट फातिमा हैज़ री मैरिड, इमरान ने क्या कहा कि फातिमा की दोबारा शादी हो गई है। देयरफॉर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस, इसके लिए उसको कोई भी मेंटेनेंस अब आपका नहीं देना चाहिए। इमरान ने कहा कि फातिमा की तो दोबारा शादी हो गई है तो इसलिए अब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, मुस्लिम लॉ, आपकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, फातिमा क्या क्लेम कर सकती है या फातिमा क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका वैसे रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिमूव हो गया था। पहला है ऑप्शन, फातिमा इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी इज़ रीमैरिड, ठीक है, क्योंकि उसकी दोबारा शादी होगी तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती, सही लग रहा है। फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ आफ्टर हर डिवोर्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, ठीक है। जब उसके 3 मंथ के बाद उसको मिलेगा मेंटेनेंस, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फातिमा एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर हर्सेल्फ ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग, ये सही है कि जब तक उसका इद्दत पीरियड चल रहा है तब तक, और जब तक वो चिल्ड्रंस के लिए वो भी क्लेम कर सकती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका सही है कि बच्चों के लिए तो क्लेम करेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका, बच्चों के लिए तो क्लेम करेगी।
साथ में जब तक उसका इद्दत पीरियड है तब तक वो क्लेम कर सकती है। फातिमा क्लेम मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन इंडेफिनेटली, नहीं वो खुद के लिए इंडेफिनेटली नहीं क्लेम कर सकती, ठीक है। बच्चों के लिए तो वो मांग सकती है, लेकिन खुद के लिए इंडेफिनेटली पीरियड के लिए वो क्लेम नहीं कर सकती, उसकी उनकी शादी हो गई है तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए और सी बोथ आर करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है आपका, तो ये कौन सा हिंदू मैरिज एक्ट के कौन से सेक्शन में ये आपका कवर होता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या होता है कि कोई पर्सन अगर बिना किसी ग्राउंड के, विदाउट एनी ग्राउंड, अपनी मैरिड ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा है, मैरिज की जो उसकी ड्यूटीज़ है उनको बिना किसी ग्राउंड के, नो ग्राउंड्स, क्या कर रहा है, उसको निभा नहीं रहा है, उनसे अलग हो गया है, ठीक है। तो जो आपके स्पाउस है, पीछे जो भी स्पाउस बचा, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, जो भी स्पाउस पीछे बच गया है, तो वो कोर्ट को कह सकता है कि बिना किसी ग्राउंड के मेरे पार्टनर ने मैरिज ड्यूटी निभाने से मना कर दिया है, तो अब आप मुझे वो दोबारा मेरे कंजुगल राइट्स जो है उसको दोबारा रेस्टिट्यूट कराइए, मुझे दोबारा उसको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका सेक्शन नंबर 9 कहता है, डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच केस अ प्रिजनर inmate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture which become a planner in public interest litigation, ठीक है। Though the court later abandoned the practice of considering letters, कौन सा केस ऐसा आया जिसके अंदर आपके जो प्रिजनर था, जो आपका कैदी था, उसने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। तो कौन सा केस था आपका, जिसके बाद यहाँ पे PIL लगी, उसके बाद ऐसे लेटर्स के मतलब कि जो ये प्रैक्टिस हो रही थी फिजिकल टॉर्चर, इसको बंद कर दिया गया। तो ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपका सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, ठीक है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन द अर्ली 1980 अ सोशल एक्टिविटिस्ट ग्रुप डिस्कवर्ड सीवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, ठीक है। एक आपके सोशल एक्टिविटी ग्रुप था, उसने पाया कि जो लेबरर है आपके, जो आपके मजदूर है, उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे, दिल्ली के पास। द वर्कर इंक्लूड मैनी चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी आपके इंक्लूड है, वह वर्किंग इन एक्सट्रीमली हाजार्डस कंडीशन, जो कि बहुत ज़्यादा हजार्डस कंडीशन में आपके काम कर रहे हैं। लिविंग इन मेक शिफ्ट शेल्टर्स, ठीक है, वो रहते भी ऐसी जगह पे, खुद के बनाए हुए छोटे मोटे शेल्टर वहाँ रहते हैं। ट्रैप इन साइकिल ऑफ डेट, जो कि आपके कर्ज की साइकिल में फंस गए हैं। द कंडीशन रिवील्ड सिस्टमैटिकली वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जो भी आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स उनका वायोलेशन हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज अप्रोच्ड टू लुक इनटू द डायर सर्कमस्टांसेस ऑफ द वर्किंग पर्सन देयर ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द कोर्ट वॉज सस्टेन इन सैट केस आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नॉर्मली इन्होंने पूछा है कि कौन से केस में आपका ये आएगा, मतलब जो ऑप्शन है उसमें किस में ये कवर होगा आपका, कि अगर किसी मजदूर के साथ ऐसे उत्पीड़न किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, बच्चे भी इंक्लूड है, वो गरीबी की रेखा में फंस गए हैं या फिर कर्जे की रेखा में फंस गए हैं, तो कौन सा सेक्शन आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये देखिए सीधा है ये, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें ये मिला है कि फोर्स लेबर हम किसी से नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये आपका, एक सेकेंड, साथ में ये आपका एक्सप्लॉयटेशन करा रहा है, लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी का भी यहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 एंड 21 दोनों का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप स्टेटमेंट पढ़िए और जो सही ऑप्शन है उसको आप चूज कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, PIL केस द कोर्ट प्ले अ पैसिव रोल सिमिलर टू द ट्रेडिशनल केसेस, ठीक है। कोर्ट एक PIL के अंदर क्या होता है, PIL में ऐसा होता है कि एक पर्सन या अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या करते हैं पूरी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपका एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, किसी ऐसे मुद्दे पे जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, या तो एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन वहाँ पे जाके PIL आपका फाइल करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या PIL केस आपका द कोर्ट प्ले अ पैसिव रोल सिमिलर टू द ट्रेडिशनल केसेस। तो क्या PIL में ऐसा होता है कि आपके जो नॉर्मल चलते हुए केसेस आ रहे हैं,
ऐसे केसेस में क्या होता है कि तारीख मिलती है, आपको समन भेजा जाता है, जो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। क्या PIL में भी आपको वही सेम प्रोसेस लागू होता है? ठीक है, PIL में भी क्या आपका वही सेम प्रोसेस लागू होता है। फिर दिया स्टेटमेंट नंबर 2, PIL इज प्राइमरी फोर्स्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स। क्या ये आपका एक इंडिविजुअल क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्यूट है? नहीं, इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं होता, ये आपका पब्लिक इंटरेस्ट का डिस्प्यूट है। पूरे लोक इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में हम ऐसा केस फाइल करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है कि बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा ट्रेडिशनल केस ही फॉलो नहीं होता। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनेगी मामले को, और ऐसे आपका पूरा प्रॉपर जो केसेस का पैटर्न है वो फॉलो नहीं होता है। इंडिविजुअल की बात नहीं होती यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की आपकी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक असर्शन है आपकी, एक रीजन है। ठीक है, एक आपकी स्टेटमेंट है और दूसरा आपका क्या है, रीजन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्टैंडिंग इन लैक्स इन PIL केसेस। इन्होंने कहा कि जो लोकल स्टैंडिंग आपका प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, अप्लाई नहीं होता है PIL के मामले में। ठीक है, PIL के मामले में अप्लाई नहीं होता है, पहले ये कॉन्सेप्ट आपका। PIL अलाउ इन पब्लिक स्पिरिट पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। और PIL आपका क्या है, PIL आपका एक ऐसा मामला है जिसके अंदर जो आपके जनरल पब्लिक है वो पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, लोकल स्टैंडिंग को वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं आपके, ताकि जो जनरल पब्लिक है जो पहुंच नहीं पा रहा है उसको भी वहाँ पे रिलीफ मिले। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सही है, बोथ ए स्टेटमेंट भी सही है आपका और आपका रीज़न भी सही है, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच आर द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। डेलीगेटेड लेजिस्लेचर को आपका कौन समझाता है बेस्ट तरीके से? डेलीगेटेड लेजिस्लेचर मतलब कुछ पावर आपकी केंद्र सरकार के पास है, फिर पावर आपकी कुछ इसमें से इनके पास जो पावर है उसका कुछ पार्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कुछ पावर का हिस्सा आपके नीचे जो अदर गवर्नमेंट्स बनी हुई है, जैसे पंचायत या म्यूनसिपल पार्टी जो बनी हुई है आपकी, उनको भी अपना कुछ पावर दी हुई है, मतलब उतनी पावर ही ट्रांसफ़र की हुई है जितनी इनके पास है। ठीक है, अपने से ज़्यादा पावर ये एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका स्टेटमेंट है जो इस बात को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है? ठीक है, तो सीधा देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर गिवन टू देम बाय पार्लियामेंट। इसके अंदर क्या हुआ, हमने अथॉरिटी बनाई, अलग अलग हमने लेवल पे अथॉरिटी बना रखी है, जिनको पावर कौन देता है, आपका पार्लियामेंट देती है। ठीक है, पार्लियामेंट उनको कुछ ना कुछ पावर आपकी देती है। तो ये आपका सबसे बेस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट है। 64 सेक्शन 64 सॉरी क्वेश्चन नंबर 64, इन 2020 एट दुदोदो विलेज द पंचायत इलेक्शन कुड नॉट हैपन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। एक आपका दुदोदो विलेज था जिसके अंदर क्या हुआ, कोविड के कारण वहाँ पे पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए। वाइल द टेन्योर ऑफ द पंचायत वाज गेटिंग ओवर दैट ईयर इटसेल्फ। तो उसके कारण क्या हुआ, पंचायत जितने टाइम रहनी थी उससे एक साल ज़्यादा वो रह गई वहाँ पे। तो मिस्टर हरिवंश कोई पर्सन है, रिप्रेजेंट द पीपल, जो कि वहाँ पे सरपंच टाइप से कोई थी। डैट ईयर डैट पंचायत पोस्ट डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत एनुअल एंड मेड अ लॉ एग्जिस्टिंग द डेलीगेटेड पावर बाय पंचायत राज एक्ट ऑफ द स्टेट टू रिस्ट्रिक्ट देयर इकोनॉमिकल एक्टिविटी पर डे टू 100 रुपीज़। उसके बाद क्या हुआ, कोई आपकी जो टेन्योर था वो ना बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनके खर्चे भी बढ़े। ठीक है, और उसके कारण जो आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी उस पर कुछ रोक लगानी पड़ी कि हमने एक दिन में हमें सिर्फ 100 रुपये ही खर्च करना है, इस टाइप का कोई वहाँ पे प्रोविजन होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस दिस, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इज दिस अलाउ और रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इनमें से कौन से केस में ये जो आपका मतलब ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये आपकी अलाउ होगी या फिर रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, तो ऐसा जो केस आया आपका वो है आपका MCD वर्सेस बिरला कॉटन माइल्स का केस है ये आपका। इसमें क्या हुआ, ड्यू टू कोविड आपकी पंचायत के इलेक्शन नहीं हो पाए, तो पंचायत के इलेक्शन का टेन्योर बढ़ गया, और पावर्स जो थी वो जब डेलीगेटेड हुई अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट के अंदर,
तो हमने उस टाइम में कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे आपकी रोक लगा दी, ठीक है, कि आप खर्चा करेंगे पर डे के लिए आप 100 रुपये तक का ही खर्चा कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ रोक लगाई गई। तो क्या ये वैलिड है आपका? क्या ऐसे केसेस को हमने अलाउ किया, रिस्ट्रिक्टेड किया? तो ये मामला आया आपका MCD वर्सेस बिरला कॉटन माइल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ये इनमें से आपके जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, पहले ये देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 13 ये बात करता है कि जितने भी आपके लॉज बने हैं, ठीक है, या जितने भी आपके लॉज बनाए जा रहे हैं उस पर आपकी जुडिशरी क्या कर सकती है, आपका उस पर रिव्यू दे सकती है, ठीक है, कि जो हमारे कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो सही है या नहीं है, या कुछ उसमें चेंजेस करना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं आपका, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपका आता है। तो इन्होंने कहा गया कि इनमें से कौन से ग्राउंड है या कौन से ग्राउंड नहीं है, कौन से ग्राउंड नहीं है जो कि आपके जुडिशियल रिव्यू के बनते हैं, ठीक है। पहला इलेगलिटी, इरेशनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। इलेगलिटी, इरेशनैलिटी और आपका प्रोपोर्शनैलिटी। तो स्टूडेंट ये तीनों ग्राउंड आपके बनते हैं। ये तीनों ग्राउंड आपके नहीं है जुडिशियल रिव्यू के, ठीक है। वो लीगल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो आपका ये पब्लिक ओपिनियन है ना, ये आपका ग्राउंड नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कि क्या जो आपका कानून लेके आया जा रहा है वो इलीगल है या लीगल है। तो हम देखेंगे कानून अगर लीगल है तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। हमें देखना है कि जो कानून लाया जा रहा है वो रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो जो अगर वो रैशनल है तो हम उसको पारित कर देंगे। प्रोपोर्शनल देखना है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। लेकिन पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं होती है, क्योंकि कोई भी अगर लॉ आता है तो कुछ पब्लिक तो उस पर हमेशा ही एग्री करेगी और कुछ पब्लिक उसके अपोज में होगी। हर कानून के साथ ऐसा होता है। तो पब्लिक ओपिनियन आपका ग्राउंड नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। ओके, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन प्रोफेशनल एथिक्स। जब आप प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं आपके, ठीक है, देखो सब व्यक्ति की कोई ना कोई ड्यूटीज़ होती है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई ड्यूटीज़ होती है, और जो ड्यूटीज़ आपको मिली है एज ए प्रोफेशनल, ठीक है, आप किसी कहीं पे काम करते हैं उसके अंदर आपको कोई ड्यूटीज़ मिली है तो वो आपके प्रोफेशनल एथिक्स बन जाती है। व्हाट डज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक वर्ड आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है आपका प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर देख लेते हैं। अ सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट विद द प्रोफेशनल ड्यूटीज, ठीक है, ऐसा आपका इंटरेस्ट, ऐसा कोई आपका खुद का इंटरेस्ट जो कि आपका पर्सनल है, जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर लेता है, मतलब कि विपरीत हो जाता है, किसके विपरीत है वो आपके, वो विपरीत हो जाता है आपके प्रोफेशनल ड्यूटी से, जो ड्यूटीज़ आपको निभानी चाहिए एज ए प्रोफेशनल, उससे जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा कुछ अलग हो जाता है तब हम कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, एडवोकेट मिस्टर एक्स वाज रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट। मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, एक क्लाइंट मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को केस उसके अंदर। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एडवोकेट मिस्टर एक्स एक्सेप्ट अ ब्राइब। मिस्टर एक्स ने क्या लिया, ब्राइब ली है, रिश्वत ली है कुछ टाइप की फ्रॉम द अपोजिट पार्टी, किसी और पार्टी से, सामने वाली पार्टी से मिस्टर एक्स ने क्या ले ली, रिश्वत ले ली, कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू वाई, जिससे क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है अगर आपने अपोजिट पार्टी से रिश्वत ली है तो खुद की पार्टी को तो आपने कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई है, हार्म हुआ है खुद की पार्टी को। तो मोर एवर मिस्टर एक्स फेल टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट अबाउट दिस क्रिटिकल हियरिंग डेट्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्टर एक्स है वो फेल होगी, जो उसकी तारीख थी आने की कोर्ट में वो उन्होंने उसको बताई नहीं और वो फेल हो गए बताने को, लीडिंग टू द एडवर्स एडजस्टमेंट, जिसके कारण क्या हुआ, जो न्याय आया आपका, जो आपकी जजमेंट आई वो उस मिस्टर वाई के अपोजिट में आ गई, ठीक है, मिस्टर वाई के अपोजिट में आ गई। तो स्टूडेंट अब आप बताइए कि कौन सा इसके अंदर से बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन है, किसमें आपके इसको सज़ा मिलेगी। अगर हम जो आपको मिस्टर एक्स उसको सज़ा देना चाहे तो किसमें हम इसको सज़ा देंगे।
तो स्टूडेंट आपका ये इसमें जाएगा, ये आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स बनाए हुए हैं ना, उसका वायलेशन हम मान के उसको सज़ा देंगे, ठीक है, उसका वायलेशन मान के हम आगे की कार्रवाई करेंगे आपकी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या आपका प्रोसीडिंग का नेचर रहेगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में? अगर आप अपनी ड्यूटीज़ का पालन नहीं करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर आपका क्या मिसकंडक्ट रहेगा, क्या नेचर रहेगा प्रोसीडिंग का? क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मानी जाएगी? देखो, आपकी ड्यूटी थी, कोई ना कोई आपके प्रोफेशन ऐसा था कि जिसमें आपको कोई ड्यूटी करनी थी, उसके अंदर आपने वो ड्यूटी नहीं की, या आपने जो आपके मतलब कर्तव्य थे उनका पालन नहीं किया, आपने मिसकंडक्ट कर दिया, तो आपकी प्रोसीडिंग कैसे होगी? क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी? क्या वो ना ही वो सिविल होगी, ना ही वो क्रिमिनल होगी, या क्वाजी क्रिमिनल, मतलब कुछ क्रिमिनल कुछ सिविल, या सिर्फ ओनली सिविल, ठीक है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ओनली क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर, कि कुछ तो हम उसको क्रिमिनल में देखेंगे और कुछ हम सिविल में देखेंगे, ठीक है, तो क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर safeguard help to reduce threat to objective and counter any perception of possible bias, which is the following is not a procedure safeguard. एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल क्या है आपका? ये सेव करता है, हेल्प करता है कि रिड्यूस करे क्या? थ्रेट। हम थ्रेट को रिड्यूस करने जाते हैं, ठीक है, और काउंटर एनी परसेप्शन ऑफ पॉसिबल बायस, कि जिससे क्या होता है कि हम आपके बेस को थोड़ा कम कर दें। तो ये कौन सा आपका प्रोसीजरल सेफगार्ड है, ठीक है? तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था उसमें से, ठीक है। इसके ऑप्शन अलग है, इसके ऑप्शन अलग है, ठीक है। एक्ट इज अ फ्रॉडुलेंट मैनर प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन इफ नेसेसरी। तो स्टूडेंट इसके ऑप्शन गलत दिए हुए इन्होंने, ओके, ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70, एज पर सेक्शन 284। अगर आप कंपनी एक्ट देखते हैं तो सेक्शन जो 284 है आपका, उसके अंदर आपको शेयर की एक डेफिनेशन मिलेगी, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका। अगर आप शेयर की बात करते हैं तो शेयर के अंदर आपका शेयर कैपिटल आता है, ठीक है। शेयर कैपिटल तो आपका आता ही आता है इसके अंदर, प्लस में आपके और क्या क्या पॉइंट्स ऐड होंगे। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका, इसमें आपके डिबेंचर्स, ठीक है, आएंगे, या प्रोफेशनल शेयर्स आएंगे, स्टॉक्स आएंगे, या बॉन्ड्स आएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ आपके स्टॉक्स इंक्लूड होंगे, शेयर प्लस स्टॉक्स, शेयर प्लस स्टॉक्स इसका आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर। जो सेक्शन 43 है आपका, सेक्शन 43 है, वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेक्शन 43 आप निकालना नॉर्मल इंडेक्स में, आपको कहीं नहीं जाना, आपको इंडेक्स देखना है, वहाँ पे सेक्शन 43 निकालेंगे तो आपको पता लगेगा। ये आपको बताता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स, कि कितने टाइप के आपके शेयर कैपिटल्स होते हैं। एक आपकी इक्विटी होती है और एक आपके प्रोफेशनल शेयर्स होते हैं, प्रोफेशनल शेयर्स, ठीक है। ये दो प्रकार के आपके शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द सिटी ऑफ सूरत। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कोई चीज़ बनाने वाली कंपनी है, कहाँ की है कंपनी? आपकी सूरत की है, जिसका नेम क्या है? एक्स। एक्स हैज़ बीन डिस्चार्ज अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। वो क्या करता है, एक रिवर के अंदर क्या करता है, जितना भी उसके फैक्ट्री का गंदगी है उस रिवर में डालता है, ठीक है। तो ये वायलेशन कर रहा है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, या वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 का। दिस हैज रिजल्ट इन सीवर पॉल्यूशन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल गया है। उसने पानी जो है नदी का, उसको अनसेफ बना दिया पीने के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है। वो पानी आपका अनसेफ हो गया। तो लोकल फार्मर्स और जो रेजिडेंट है ना वहाँ के, उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे डेली वो यूज़ करते थे पानी अपने डेली यूज़ के लिए, ठीक है, और इरीगेशन के लिए, खेत में पानी लगाने के लिए, तो उनको क्या हुआ, हेल्थ इशू आई और उनकी
जो उनकी फसलें थी वो भी खराब हो गई। तो बताइए, डिस्पाइट मल्टीपल ऑफ द कंप्लेंट्स टू द लोकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंप्लेंट्स की आप किसको, जो आपके कंट्रोल बोर्ड से उनके पास बहुत सारी कंप्लेन की, और नो एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट द कंपनी, और उसकी जो कंपनी के खिलाफ आपका कोई भी क्या किया, एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, कंप्लेन तो की लेकिन उन्होंने, बोर्ड वालों ने कोई भी आपका एक्शन नहीं लिया कंपनी के खिलाफ। तो बताइए स्टूडेंट, इसका कौन सा वायलेशन हुआ है आपका। तो डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे वायलेशन हुआ है आपका सेक्शन 24 ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट का। ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक्ट का आपका वायलेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेचर किसको कहते हैं। अगर मैं कहूँ अम्ब्रेला लेजिस्लेचर, मतलब ऐसा कौन सा कानून है आपको जिसको अम्ब्रेला कानून कहा जाता है, तो वो है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसका आंसर है आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड अंडर सेक्शन 21W ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, डिस्क्राइब द इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स में आपका क्या इंक्लूड होगा, इंटरमीडिएट्स में आपका टेलीकॉम रेगुलेटर्स भी आपके इंक्लूड होते हैं। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी इंक्लूड होते हैं आपके। और ठीक है, एक सेकंड, इंटरमीडिएट्स है ना, मतलब जो बीच में काम करता है, जिससे क्या होता है हमारा, एक आपके ओरिजिनेटर होते हैं। ठीक है, एक आपके ओरिजिनेटर है कि जिसने वो चीज़ बनाई है। मान लीजिए क्लास में बना रही हूँ आपकी, तो मैं ओरिजिनेटर होगी। ठीक है, और जो चैनल उसको क्या कर रहा है, आगे रिसीवर के पास भेज रहा है, एक पर्सन उसको रिसीव कर रहा है। जैसे आप मेरी क्लास सुन रहे, तो आप मेरी क्लास को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आप रिसीवर हो गए। मैं ओरिजिनेटर होगी जिसने क्लास बनाई है, और जो आप सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हो गए। और जिस चैनल से आपको ये प्रोवाइड हो रहा है, ये चैनल आपका इंटरमीडिएट भी होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, तो ये जो इंटरमीडिएट्स है, इसमें आपके साइबर कैफेज आते हैं। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटर्स नहीं आते। ये क्या, इनका क्या काम है रेगुलेटर्स का, कि ये प्रोटेक्शन दे, तो ये इसमें नहीं आते। साइबर कैफेज आ गया आपके इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आप देख रहे हैं अभी जिस चैनल पे, तो वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर जैसे जो है गूगल हो गया आपका, या कोई और सर्विस प्रोवाइडर, और गुड, या फिर आपका याहू, इस टाइप की जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड होगी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 मालती अ स्मॉल बिजनेस ओनर रन एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर। मालती एक आपकी स्मॉल बिजनेस ओनर है। ठीक है, जो क्या चलाती है, ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम करती है, क्लोथ स्टोर है उसका ऑनलाइन। रिसेंटली शी नोटिस डैट हर वेबसाइट हैज़ बीन हैक्ड। उसने अभी नोटिस किया कि क्या बोलते हैं, उसकी वेबसाइट जो है वो हैक हो चुकी है, और उसके कस्टमर्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी क्या हो रही है, लीक हो रही है, डिटेल्स भी चोरी हो चुकी है, लीक हो गई है। शॉर्ट आफ्टर सम ऑफ हर कस्टमर रिपोर्टेड, कुछ टाइम बाद उनके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट किया इस बारे में। मालती अब चाहती है कि वो इसके खिलाफ क्या करे, कंप्लेन फाइल करे। तो बताइए स्टूडेंट, वो किसके अंदर आपका कंप्लेन फाइल करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 2 ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन भी आपका रिमूव किया हुआ है। इसके अंदर आपके 2 है कि वो सेक्शन नंबर 66 के अंदर कंप्लेन कर सकती है आपके। ठीक है, एंड द कस्टमर कैन आल्सो कंप्लेन द कंपनसेशन अंडर द सर्कमस्टेंस, मतलब दोनों ऑप्शन सेम से है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर सही। पूछा जाता है कहाँ पे हैकिंग की कंप्लेन होगी, तो सेक्शन नंबर 66 में आपका हैकिंग की कंप्लेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर गिवन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, देखो 2020 के अंदर क्या हुआ, जितने भी आपके ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कानून थे ना, सबको कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कानून थे आपके, सबको कंबाइन करके हमने बना दिया, एक कोड बना दिया आपका। कोड क्या होता है, कोड वही होता है कि जब आपने बहुत सारे एक्ट्स को इकट्ठा कर दिया है, तो उसके बाद जो आपका बेयर एक्ट बना, उसको हम कोड कहते हैं। तो ये कोड तैयार हुआ आपका 2020 के अंदर। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है आपकी, इस कोड के अंदर जो आपकी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है, तो उसमें आपके कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ऑक्यूपायर ऑफ द कंपनी और फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ये तीनों पर्सन आपके इसमें एम्प्लॉयर में इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर हैज़ बीन इंक्लूड अंडर
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इनमें से कौन सी आपकी मतलब सोशल सिक्योरिटी कोड का 2020 का कौन सी बात आपकी लेजिस्लेचर के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब जब मैंने आपको बताया कि आपने बहुत सारे एक्ट्स को मिला के एक एक्ट बनाया है, तो इनमें से कौन सा एक्ट है आपका जो इसके अंदर आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने इसमें इंक्लूड किया द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी एक्ट। ठीक है, ये एक्ट आपने इसके अंदर तीनों एक्ट आपने ऐड किए हैं। ये एक्ट का नाम है तो सोशल सिक्योरिटी कोड एक्ट उनको, या फिर आपने जो ऊपर लिखा था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया है मैटरनिटी बेनिफिट्स, जो महिला को जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम उनको जो बेनिफिट दिया जाता है वो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, कुछ टाइम के बाद आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट आपका सेव करके रखा जाता है तो उसको हम ग्रेच्युटी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड की गई है हमने। क्वेश्चन नंबर 78, डैश हैव नॉट बीन सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसमें से कौन सा डैश हैव नॉट बीन सेट अप अंडर, इनमें से कौन सी चीज़ हमने आपके नहीं बनाई जाती, मतलब जो ये ट्रिब्यूनल्स लिखे हुए हैं ना नीचे, इनमें से कौन सा ट्रिब्यूनल आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में हम क्रिएट नहीं करते हैं। किस लिए क्रिएट नहीं करते हैं? इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि हमारा बनाया नहीं जाता। तो देखो, इंडस्ट्री रिलेटेड टू इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल। ठीक है, लेबर कोर्ट्स, आपको पता है कि लेबर कोर्ट्स में केस जाते हैं आपके। नेशनल ट्रिब्यूनल भी आपका होता है। एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, ये तो एनवायरमेंट से रिलेटेड केस देखेंगे ना, तो इसके अंदर ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड है आपका। XYZ आपकी टेक्सटाइल लिमिटेड है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसेंटली टर्मिनेट 4 वर्कर्स, इन्होंने क्या किया, 4 वर्कर्स को आपके अभी अभी रिमूव किया है। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंपनसेशन, और रिमूव किया साथ में उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया। द टर्मिनेशन वाज बिकॉज ऑफ द मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स, उन्होंने कहा कि जो आपके वर्कर्स है ना, उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया इसलिए हम उनको ड्यूटी से निकाल दिया। द कंपनी इशू अ शो कोज नोटिस, कंपनी ने दिखाया एक नोटिस दिखाया और उन्होंने इंक्वायरी भी की हुई दिखाई उन वर्कर्स के खिलाफ। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, द सर्विस विच आर रिजेक्टेड बाय द मैनेजमेंट एग्रीड बाय द रिजेक्शन ऑफ द वर्कर हैव फाइल्ड ऑन दिस एम्प्लॉइज वाज टर्मिनेटेड। द वर्कर्स क्लेम द retrenchment compensation complaint in labor court under the provision of Inter Dispute Act based on the problems like the corruption। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दिखाया नोटिस, कंपनी जो फैक्ट्री थी उन्होंने तो दिखाया अपना क्या बोलते हैं कि नोटिस, हमने भाई इनको नोटिस भी दिया, इनके खिलाफ इंक्वायरी भी की, लेकिन जब आपकी कमेटी की रिकमेंडेशन आई, ठीक है, जो कम्युनिटी की रिकमेंडेशन थी उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो एग्रीड बाय द रिजेक्शन ऑफ द वर्कर, जो आपके जो दुखी वर्कर्स थे उनकी लगाई हुई एप्लीकेशन जब रिजेक्ट होगी तो उन्होंने कहा कि हम अब कोर्ट में केस करेंगे, लेबर कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर इसके अंदर सेट बैठेगा, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसके अंदर द टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिटैचमेंट हैंस नो कंपनसेशन, जो आपका ये टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन जो है आपका वो हटाएगा नहीं इनको। ठीक है, रिटैचमेंट नहीं करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कोई कंपनसेशन इनको नहीं दिया है। आप इनको कंपनसेशन देंगे तभी आपका रिटैचमेंट का प्रोसेस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मिस जे अ बैंकर, मिस जे क्या है, एक बैंकर है, उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज टू ओनर चेक ऑफ मिस एफ। मिस्टर जे ने मना कर दिया क्या कराने से, मिस्टर एफ के चेक को ओनर कराने के लिए, मतलब उसके चेक के बदले पैसे देने के लिए मिस्टर एफ ने मना कर, जे ने मना कर दिया। जे बैंक वाले थे, ठीक है, जे बैंक वाले थे। एफ जब उनके पास अपना चेक लेके गया तो इन्होंने मनी देने से मना कर दिया। डायरेक्टली ये बात बोली गई है कि एफ के चेक के अकॉर्डिंग से रिलेटेड बैंक वालों ने मनी देने से मना कर दिया। दो शी वाज सफरिंग बैलेंस येट इट डज नॉट सफर एनी लॉस टू मिस्टर एफ, मिस्टर एफ कैन फाइल द केस अंडर विच सिनेरियो। तो आपका अब कौन से केस में ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसके क्या था कि मिस्टर एफ के पास, इसके पास सफिशिएंट बैलेंस था तब इन्होंने मनी नहीं दी। अगर इसके पास बैलेंस नहीं होता, आपका बैलेंस नहीं होता और बैंक वाले मनी नहीं देते तो हम NI एक्ट देखते, भैया आपके पास बैलेंस ही नहीं है तो हम पैसे क्यों दें। लेकिन एफ के पास क्या था, आपका बैलेंस था, इसके खाते में पैसे पड़े थे, उसके बाद भी बैंक वालों ने इसको देने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये है इंजुरिया सिंस साइन 10।
जो ये देखो, ये आपका फिर टोर्ट का एक्ट बन गया, एक्ट ऑफ टोर्ट बन गया। एक्ट ऑफ टोर्ट में क्या है आपका, ये है आपका डॉक्ट्राइन इंजरिया साइन डेथ, मतलब आपको इंजरी हुई है, कोई ना कोई क्षति पहुंची है, लेकिन विदाउट डैमेज। क्या है इसका मतलब, इंजरी विदाउट डैमेज, कि आपको क्षति तो हुई है, ठीक है, लेकिन उस क्षति के लिए आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है उन्होंने चेक बैंक वालों ने मना कर दिया तो हम आपको कुछ कंपनसेशन देंगे, नहीं, आपका एक्ट ऑफ टोर्ट लगाया जाएगा, बैंक वालों को बोला जाएगा कि आपने क्यों नहीं दी, आप इनको पेमेंट दीजिए, बैंक वाले पेमेंट दे देंगे, ठीक है। तो ऐसी इंजरी हुई है जिसके लिए आपको डैमेज नहीं मिलेगा। इंजरी तो हुई है, उसका टाइम का लॉस हुआ है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि आपको कंपनसेशन दिया जाए। इंजरी विदाउट साइन वाला होता है विदाउट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए टू लीव द परमिसेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए को कि आप हमारे जो परमिसेस है जिसमें आप रह रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए ऑक्यूपेशन के लिए, हमें कुछ व्यापार करना तो आप इसको छोड़ दीजिए। जिस घर में आप रह रहे हैं, जो भी आप हमारे जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमें वहाँ पे कोई व्यापार करना है। मिस्टर ए रिफ्यूज़ देन, अगर मिस्टर ए रिफ्यूज़ कर देता है तो क्या हुआ उसके बाद, देन मिस्टर बी कलेक्ट सम ऑफ हिज वर्कमैन, तो मिस्टर बी ने क्या किया, अपने कुछ वर्कमैन्स को इकट्ठा किया और क्या किया, उसको मिस्टर ए के इर्द गिर्द ऐसे घूम गया। दे ट्रंकिंग अप देयर स्लीव्स एंड एप्लन एंड ट्राइड टू ब्रेक द प्लेंटिव्स नेक्स। उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी, मतलब कि अपने स्लीव चढ़ाई ऊपर और धमकी दी उनको कि भाई, मैं उसकी कॉलर पकड़ी और बोला कि भाई मैं आपकी गर्दन तोड़ दूँगा, इस तरह से कुछ धमकाया उसको मिस्टर ए को कि अगर आपने घर नहीं छोड़ा, जो भी आप प्रीमिसेस में रह रहे हैं, अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो मैं आपके गर्दन तोड़ दूँगा, इस टाइप से कुछ बोला। अंडर विच टोर्टियस एक्ट, तो एक्ट ऑफ टोर्ट के अंदर, एक्ट ऑफ टोर्ट आपका लागू हो गया, तो एक्ट ऑफ टोर्ट के अंदर आपका एक किसके अंदर फाइल कर सकता है, मैंने इनमें से किसके अंदर वो आपका फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका असोल्ट है। देखो बैटरी के अंदर आपका कोई ना कोई वेपन इंक्लूड होगा, कोई ना कोई हथियार आपका इंक्लूड होगा, तो उन्होंने असोल्ट किया, धमकाया, ओनली धमकाया, तो असोल्ट है, ठीक है। कोई वेपन लेके धमकाते बैटरी होता, तो यहाँ पर असोल्ट आपका इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, मिस्टर जे नोइंग वाइल टेकिंग द लिफ्ट दैट ड्राइवर मिस्टर टी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जब मिस्टर जे ने एक लिफ्ट ली, जब उन्होंने लिफ्ट मांगी तो उनको पता लगा कि जो ड्राइवर है मिस्टर टी, उनकी ड्रंक की हुई थी, उन्होंने अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड था वो पर्सन, ठीक है, जिससे उन्होंने लिफ्ट मांगी मिस्टर टी से। कॉन्सिक्वेंटली कार मीट विद एन एक्सीडेंट, बाद में क्या हुआ कि जो कार है उसका एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर जे गोट्स इंजरी, जिन्होंने लिफ्ट मांगी उनको कुछ ना कुछ आपकी इंजरी की हो गई, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको इंजरी हुई। एंड शी हैज़ फाइल्ड द केस फॉर कंपनसेशन, उन्होंने मांगा कंपनसेशन कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए। विच डिफेंस कुड क्लेम बाय मिस्टर टी, अब मिस्टर टी क्या क्लेम मांग सकते हैं, मिस्टर टी क्या क्लेम मांग सकते हैं, इसके अंदर कोई क्लेम मांग सकते हैं, अगर मांग सकते हैं तो क्या क्लेम वो मांग सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, मतलब अगर आपको देखो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी क्या है, अगर आपने कोई काम वॉलंटरली किया है, ठीक है, स्व इच्छा से किया है, स्व इच्छा से खुद काम किया है, खुद की इच्छा से कोई काम किया है, इच्छा से आपने कोई काम किया है अगर, और आपको पता था कि इस काम से मुझे कुछ ना कुछ इंजरी हो सकती है, आपको ये पॉइंट ऑफ डाउट था आपके माइंड में कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ इंजरी होगी, उसके बाद भी अगर आपने कोई काम किया है और आपको इंजरी हो गई है तो अब आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते। इस केस में क्या हुआ कि जब उसने लिफ्ट मांगी उसको पता था कि मिस्टर टी क्या है, नशे में है, ठीक है, मिस्टर टी नशे में है, उसके बाद भी उसने क्या किया, आपका लिफ्ट मांगी, और लिफ्ट मांगने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने ये काम खुद की इच्छा से किया, गाड़ी में बैठना, ठीक है, लिफ्ट लेना, उसके बाद इंजरी हो गई है, तो अब हम आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। वॉलंटरली नॉट फिट इंजरी, अगर आपने वॉलंटरली कोई काम किया ऐसे काम में जहाँ पे आपको पता इंजरी होगी तो आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, मिस्टर के इज़ अ ओनर ऑफ बिल्डिंग कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रूम्स। मिस्टर के कौन है, आपके ओनर है, ठीक है, मिस्टर के आपके ओनर है जो कि आपके
एक सेकेंड। ओनर बिल्डिंग कंटेनिंग लार्ज रूम, जिसके अंदर बहुत बड़े रूम बने हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े रूम्स की बिल्डिंग का आपका मिस्टर के ओनर है। हैज़ ड्रिवन अ कंसिडरेबल इनकम बाय लेटिंग देम, उनको किराए पे देता है और वो अच्छी इनकम कमाते हैं। मिस्टर वाई इज़ ओनर ऑफ एडजेसेंट कॉटन मिल, और उस जो उनका बिल्डिंग है उसके पास एक कॉटन मिल है, उस कॉटन मिल का मालिक आपका कौन है? वाई। इस बिल्डिंग का मालिक एक्स और इस कॉटन मिल का मालिक वाई है। विच एक्ट आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ बाय मिस्टर के, ठीक है। Owing to noise and smoke, the male servants' rooms remains vacant. That result into the loss of Mr. K. इसके बाद क्या हुआ कि जो ये अब इसकी तो कॉटन मिल है, कॉटन मिल में काम चलेगा तो यहाँ से वो कॉटन के जो उड़ेंगे रेशे वगैरह उड़ेंगे, तो यहाँ पे मिट्टी डस्ट वगैरह रहेगी। जब मिट्टी और डस्ट रहेगी तो क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टर एक्स के जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो इनके क्लाइंट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो भी वो रूम पर रहने के लिए पर्सन्स हैं वो आ नहीं रहे हैं। तो इसके कारण मिस्टर एक्स को क्या हो गया है, आपका लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको लॉस क्रिएट हो रहा है। तो बताइए आपका इसके अंदर हम क्या मान के चलेंगे आपका, ठीक है। ये एक्ट कौन सा एक्ट है? ये एक्ट आपका न्यूसेंस का, कि किसी और व्यक्ति के कारण अगर आपको लॉस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको न्यूसेंस मानेंगे, आपका न्यूसेंस यहाँ पर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। देयर इज़ अ कोलिजन बिटवीन टू बसेस, दो बसों के बीच में टकराव हो गया, बस ए और बस बी के बीच में क्या हो गया, टकराव हो गया, ठीक है। वन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एक इनमें से ये वाली मान लीजिए गवर्नमेंट की थी, ठीक है, और ये वाली आपकी प्राइवेट की थी। एक गवर्नमेंट बस थी, प्राइवेट बस थी, दोनों जाके भिड़ गई। वेयर इन प्राइवेट बस वॉज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, और पता लगा कि जो प्राइवेट बस थी वो गलत दिशा से आ रही थी और गवर्नमेंट बस बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पीड में थी, ये स्पीड में थी और ये रॉन्ग आ रही थी, गलत आ रही थी, ठीक है। नाइदर स्लोइंग डाउन हिज बस आफ्टर सीइंग द अदर बस, इसने अपनी स्पीड भी कम नहीं की इसको देख के। तो डेटरमाइन द टोटिस एक्ट, अब बताइए कि कौन सा एक्ट आपका टोटिस एक्ट माना जाएगा, किसकी गलती है और किसको सजा दी जाएगी। तो ये देखो, ये है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का, दोनों इन्वॉल्व है, दोनों की कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ मिस्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे नेग्लिजेंस हो रहा है। नेग्लिजेंस कैसे? इसकी स्पीड हाई है, नेग्लिजेंटली चल रहा है ना, बस आपके इतने बड़ा ट्रैफिक एरिया है, अगर ट्रैफिक एरिया भी नहीं है तो आप रोड पे जा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा रहे हैं और सामने वाली बस को देख के कम भी नहीं कर रहे, ये गलत साइड से आ रहा है तो इसकी भी नेग्लिजेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर हम मानेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दोनों पार्टी का आपका नेग्लिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। द टर्म इनकम इज डिस्क्राइब इन इनकम टैक्स एक्ट, आपकी इनकम टैक्स एक्ट में इनकम आपने डिफाइन किया है, बताइए कौन से सेक्शन में आपने इसको डिफाइन किया है। तो इसका ऑप्शन है आपका सेक्शन 224। सेक्शन 224 टॉक्स अबाउट इनकम, ठीक है, डेफिनेशन देता है इनकम की, सीधा डायरेक्टली सेक्शन है। क्वेश्चन 86। मिस्टर एक्स डिपॉजिट रुपीज 65,000 इन टर्म डिपॉजिट ऑफ 5 ईयर्स, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मनी डिपॉजिट किया 5 साल के लिए, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस के अंदर, टू अवेल टैक्स डिडक्शन, ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, उनको टैक्स की पेमेंट ना करनी पड़े, अंडर सेक्शन 86C। एज्यूमिंग मिस्टर एक्स डज नॉट ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजाइड अंडर 115B ऑफ आपका इस एक्ट का, ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मिस्टर एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स एविक्शन और टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, आपका मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने डिपॉजिट कराया 65,000 रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट कराया 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में, ताकि उनको टैक्स डिडक्शन ना लगे सेक्शन 86 के अंदर। 86 के अंदर क्या होता है, इनकम में से कोई ना कोई पोर्शन आपका पहले हटाया जाता है टैक्स के लिए, ठीक है, उसके बाद जो इनकम बचती है वो आपकी होती है। इनकम में से कुछ हिस्सा हम टैक्स के लिए माइनस करेंगे, बाकी इनकम का आप यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया ताकि इनको ये वाला डिडक्शन ना देना पड़े। मिस्टर एक्स डज नॉट ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजर्व, और मिस्टर एक्स जो थे वो ऐसे काम नहीं कर सकते थे, ठीक है, कंसेशनल टैक्स उनको देना ही था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके अंदर मिस्टर एक्स अब आपकी गिल्टी नहीं है टैक्स एविक्शन और अवॉइडेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको कंसेशन टैक्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87।
स्टेटमेंट 1, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपको पता है स्टूडेंट की जो एग्रीकल्चर इनकम होती है आपकी, वो क्या होती है, उसको हम टैक्स उसके ऊपर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपकी सही है। टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिटेड एंड एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000 इज डिटरमाइंड बाय द स्कीम ऑफ पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर आपका जो नॉन एग्रीकल्चर के केस में अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन से बढ़ जाती है, ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 से ज़्यादा हो जाती है स्कीम के अंदर, तो वो आपकी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम पार्शली इंटीग्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। कब हम यूज़ करते हैं कि जब आप देखो अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो वो कंपनी वाले आपको कोई ऐसा मकान देंगे रहने के लिए जिसका आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। आप कंपनी के एम्प्लॉई है तब तक आपको उस घर का आप फ़ायदा उठा सकते हो, आपको उस घर का कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 72 के अंदर, ठीक है, परक्यूटेड साइड दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो आपका नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ से एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो आपका वॉइड माना जाता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, तो स्टूडेंट जब आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2G देखेंगे तो आप देखेंगे जो भी एग्रीमेंट आपका नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसे हम आपका वॉइड मान के चलते हैं, ठीक है, तो हम उसको आपका वॉइड मान के चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन, लिखा हुआ गलत होता है, अंडर सेक्शन से आता है, ठीक है। जो आपकी इनवैलिड गारंटीज होती है वो आपके कौन से सेक्शन में कवर होती है, तो स्टूडेंट जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो वो स्टूडेंट आपके सेक्शन कवर होते हैं 142 से लेके सेक्शन 144 तक, ठीक है। सेक्शन 142 से लेके 144 तक आपके वो कवर होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, अ रियल इस्टेट डेवलपर, ए कौन है, एक रियल इस्टेट डेवलपर है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है बी के साथ। ए नॉर्मल लिख लेते हैं कि ए जो है वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है। द ओनर ऑफ पीस ऑफ प्राइम लैंड, ये आपका लैंड का ओन था और ये स्टेट का था, मतलब कि जो लैंड वगैरह बेचते हैं उसका वो व्यापारी था, और बी क्या था आपका, एक लैंड इसके पास था, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर स्टिपुलेट्स दैट ए वुड पे ₹5 लाख इन एडवांस। इसके अंदर क्या हुआ कि ए क्या करेगा, आपको 5,000 रुपये देगा एडवांस में, और रिमेनिंग का 1 करोड़ रुपये वो 6 मंथ के अंदर देगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका कि 5 लाख रुपये हम एडवांस देंगे और 6 मंथ के बाद हम आपको 6 मंथ के अंदर हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे। इन रिटर्न बी एग्री टू ट्रांसफर द टाइटल। इसके में क्या हो गया कि बी एग्री हो गया कि आप हमारा टाइटल ले लीजिए, जो हमारा टाइटल है लैंड का वो आप ले लीजिए। हाउएवर आफ्टर रिसीविंग द एडवांस पेमेंट मिलने के बाद बी मुकर गया, बी रिफ्यूज़ कर गया कि हमने आपका सेल डील हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, ठीक है। एडवांस लेने के बाद उसने नहीं किया और उसने ऐसा ऑफर किसी और बायर को दे दिया, मतलब एक साथ उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के ये ऑफर आपका किसी और पर्सन को दे दिया। ए ने डिमांड किया कि अब आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पालना कीजिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट की पालना भी नहीं कर रहा है। SRA के अंदर उसने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट की पालना कीजिए, और बी वहाँ से मना कर रहा है। ए हैज़ टू फाइल अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब आपका ए क्या कर सकता है, सूट लेके आ सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है, क्या ए ला सकता है या फिर ए नहीं लेके आ सकता। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि देखो SRA के अंदर तो सूट लेके आया, पहले डिमांड किया उसने, ठीक है, फिर भी बी ने क्या कर दिया, अपना डिनाई क्लेम कर दिया कि ऐसा तो कोई बात हुई नहीं। तो अब ए आपका सिविल सूट लेके आ सकता है, सिविल कोर्ट के अंदर वो सिविल सूट लेके आ सकता है CPC के अंदर, ठीक है। SRA में उसकी बात नहीं मानेगी तो अब वो आपका CPC में सूट लेके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ए ट्रांसफर अ पीस ऑफ लैंड टू बी। ए ने अपना कुछ लैंड बी को दिया, ठीक है, ऑन कंडीशन, इस कंडीशन पे दैट बी शैल नॉट ट्रांसफर दैट लैंड टू एनीवन एल्स, कि आने वाले 10 साल तक इसने अपना लैंड बी को दिया, और बी को कहा कि आने वाले 10 साल तक 10 ईयर्स तक ये लैंड आप किसी को नहीं देंगे, इस कंडीशन के साथ इसने दिया।
कंडीशन इम्पोज कर दिया, बी हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर द लैंड टू समवन एल्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। और बी के पास अब कोई भी अधिकार नहीं है कि वो ये लैंड किसी और को आपको दे दे, ठीक है। बी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये लैंड किसी और को दे दे। तो बताइए ये बात आपकी सही है या नहीं है? तो ये बात आपकी सही है। इट अमाउंट टू द कंडीशनल लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 10, 11 एंड 12 ये बात कहता है कि हम कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र जब हम कर रहे हैं तब हम कुछ ना कुछ आपकी कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि हम कुछ कंडीशंस आपकी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मिस्टर राजेश इशू अ चेक ऑफ ₹50,000 टू हिज सप्लायर। मिस्टर राजेश ने क्या किया, अपने सप्लायर को ₹50,000 दिए। मिस्टर शर्मा, जो कि मिस्टर शर्मा थे, फॉर द पेमेंट ऑफ द गुड्स परचेस्ड, कि आप परचेज करके लाना ये सामान, इसके लिए हम आपको ₹50,000 देंगे। वैन मिस्टर शर्मा डिपोजिट द चेक, लेकिन जैसे ही मिस्टर शर्मा ने चेक लगाया तो क्या हुआ, बैंक वाले ने चेक रिटर्न कर दिया, ये कहकर कि भाई मिस्टर राजेश के बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है, उनके पास तो सफिशेंट फंड है ही नहीं। तो बताइए अब कितने टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं, आपके ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वो क्या करेंगे, जैसे उनका डिसऑनर हो गया है ना चेक, उसके 1 मंथ, इसका स्टूडेंट आंसर 3 मंथ होना चाहिए ना। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट है आपका, नहीं, इसका आंसर होना चाहिए आपका 3 मंथ। डिसऑनर चेक में 3 मंथ का रूल होना चाहिए, ठीक है। ये 3 मंथ का इसका आंसर होना चाहिए आपका, क्योंकि आरबीआई की आपके गाइडेंस के अंदर 3 मंथ लिखा हुआ है, तो 3 मंथ के अंदर आपके हम क्या करते हैं, आपका डिसऑनर चेक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 94, सेक्शन 31 ऑफ SRA किससे रिलेटेड है। नॉर्मल पूछा है कि SRA का सेक्शन नंबर 31 किसकी बात करता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 31 किसकी बात करता है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आपकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी एनफोर्स। अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी चाहिए, ठीक है, अचल संपत्ति अगर आपकी कोई है उसकी आपको रिकवरी चाहिए, तो आप उसको कैसे एनफोर्स करा सकते हैं। तो स्टूडेंट उसको आप वैसे ही एनफोर्स करा सकते हैं जैसे आपने CPC में आपने उसको रिकवरी के लिए फाइल करना है उसके लिए, ठीक है, ठीक है। CPC में जैसे आप फाइल करते हैं वैसे ही आपको केस यहाँ फाइल करके करना। कहाँ पे मिलेगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर बट नॉट आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीटली एज अगेंस्ट द प्रपोजल। इन्होंने कहा कि जब भी आपको कोई प्रपोजल मिला है तो आप उस प्रपोजल को मना कर सकते हैं। कब मना कर सकते हैं, कब तक मना कर सकते हैं, कि जब तक आपको उसका एक्सेप्टेंस नहीं मिला। जैसे ए है, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल दिया बी को, ठीक है, तो जब तक बी ने इसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे दी ना, बी ने जब तक इसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे दी, तो उस टाइम पीरियड के लिए, ये इतने टाइम पीरियड के लिए ए कभी भी मना कर सकता है, इतने टाइम पीरियड में ए कभी भी मना कर सकता है। जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस दे दी उसके बाद आपका ये मना नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कोई भी लैंड एक्वायर कर सकता है। कब एक्वायर कर सकते हैं लैंड आपके, जब हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस हो, हमें कोई काम करना है, स्ट्रेटेजी हमारी कोई है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट फॉर फैमिली अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि आपके फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो आप ले सकते हैं। फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, या फिर कोई पब्लिक या प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है तो आप उसका लैंड ले सकते हैं। मेनली अगर डेवलपमेंट के लिए आपको कोई काम करना है तो आप ले सकते हैं लैंड लेंगे, पार्टी को कंपनसेशन आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 98, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इन इंडिया हैज़ रिप्लेस अर्लियर लेजिस्लेचर। तो जब आपका 2013 का एक्ट आया तो उसने किसको रिमूव किया, तो उसने रिमूव किया आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को,
1994। क्वेश्चन नंबर 99, सोहम एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर। सोहम क्या था? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। क्रिएट अ मोबाइल ऐप, उसने एक मोबाइल ऐप बनाई फिटलाइट, ठीक है, डैट प्रोवाइड पर्सनलाइज फिटनेस प्लान, जो कि आपके फिटनेस प्लान देती थी सब पर्सन को। ही रजिस्टर्ड द ऐप नेम एंड लोगो। उन्होंने क्या किया? अपने ऐप का नेम और लोगो को रजिस्टर्ड करा दिया, ठीक है, ट्रेडमार्क उन्होंने ले लिया कॉपीराइट एक्ट के अंदर। हाउएवर 6 मंथ के बाद जैसे वो लॉन्च हुआ, सोमन डिस्कवर्ड अ कॉम्पिटिटिव ऐप कॉल्ड फिट लाइफ, ठीक है, उन्होंने देखा कि एक कोई ऐप है जिसका नाम है आपका फिट लाइफ, ऐसे लिखा हुआ है इसका, और इनका ऐप है फिट LIFE लाइफ, ठीक है। तो अब बताइए सिमिलर लोगों के कारण वो क्या कर सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट ऑप्शन आप चूज कीजिए। तो अंडर ट्रेडमार्क लॉ, सोहम कैन इन्फ्रिजमेंट ऑफ द यूज ऑफ सिमिलर नेम एंड लोगो बाय द कॉम्पिटिटिव ऐप। तो क्या अब जो आपका सोहम है वो ऐसे नेम का यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर तो बताइए कब यूज़ कर सकता है, कब यूज़ नहीं कर सकता है? तो इसके अंदर येस, इफ़ ही कैन प्रूव डैट द नेम आर कन्फ्यूजली सिमिलर। अगर वो ये दिखा दे कि भाई जो नेम है हमारा वो लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा, तो वो क्या कर सकता है? अपनी इसको राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है और जैसे अपने कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। अगर उसने पहले बनाया है, रजिस्टर्ड उसका है, अगर पार्टी का रजिस्टर्ड नहीं है, उसका ऐप और नेम रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगली पार्टी का नेम और लोगो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या कर सकता है? कर सकता है कंप्लेन ट्रेडमार्क लॉ के अंदर कि अब आप इसको क्या कीजिए, हमें कंपनसेशन दिलाइए, अदर पार्टी को बोलिए कि वो नाम में कुछ चेंजेस करे, ठीक है, इससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइटिंग प्रोटेक्शन फॉर लिटरेसी वर्क इन इंडिया। तो अगर हम कॉपीराइटिंग अगर हम एक्ट देखते हैं तो उसके अंदर जो लिटरेसी वर्क इन इंडिया का प्रोविज़न है आपका, तो उसके अंदर आपको कितने टाइम का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ड्यूरेशन, कितने टाइम के ड्यूरेशन में आप ऐसा कॉपीराइटिंग के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ ऑफ ऑथर है, ठीक है, जब तक वो ऑथर जिंदा है। लिटरेसी वर्क क्या हो गया आपका, सॉरी, जब तक वो आपका ऑथर जिंदा है। लिटरेसी वर्क क्या हो गया कि मैंने कोई बुक पब्लिश की है, ठीक है, मैंने कोई बुक लिखी और बाद में उसको कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए मुझे करना है कि भाई इस बुक को कोई और ना ले ले, या इस बुक को कोई मूवी वगैरह ना बन जाए, ऐसे केस होते हैं कि बुक में मूवी बन जाती है, तो कॉपीराइट जब मुझे क्लेम करना है अपना, ठीक है, तो मैं कब तक कॉपीराइट्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? तो जब तक वो ऑथर का लाइफ टाइम है तब तक, प्लस 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के अंदर इंक्लूड आपके होंगे, तब तक मैं आपका अप्लाई कर सकती हूँ कॉपीराइट्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चंस थे, ठीक है, AIB के क्वेश्चन अपने। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। और स्टूडेंट अगर आपको AIB 21 का अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो आप उसमें भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं और 400 रुपीज़ दे के आप AIB की क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे क्लास।